नमस्कार, मेट्रो सिटी की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम की सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश में 75 जगहों पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें 4 जगहों पर जिला परिषद के प्रेसिडेंट भी राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र के थानेसर में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के जगाधरी में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। बता दें कि हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में एट होम कार्यक्रम भी होगा। तो ऐसी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक सत्यप्रकाश जरावता, विधायक विशंबर वाल्मीकि, एससी आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बलियाला समेत कई गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयोग का मुख्य कार्य समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना होता है। इसलिए आयोग समाज हित में सरकार को जो भी अनुशंसा करेगा उसे हर संभव लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी समाज जिसको ये प्रतीक्षा वर्षों से थी कि हमारा एससी कमीशन बनना चाहिए, हमने उसको बना करके और समाज हित में सब बातों की अनुशंसा चाहे सरकार को करनी हो, चाहे सरकारी व्यवस्थाएं सारी चीजों की जानकारी समाज में पहुंचाने की बात हो, क्योंकि कमीशन का काम होता है समाज के हित में सरकारी व्यवस्थाओं का उपयोग और समाज की आवश्यकता के हिसाब से नई व्यवस्थाओं का निर्माण। तो खबर चंडीगढ़ से, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि किसी विशेष कारण से मीटिंग जल्दी ही की गई है। आपको बता दें कि पावर प्लांट्स में प्रदूषण की वजह से एनजीटी ने टाइमलाइन तय कर दी थी, और जिसमें कुछ उपकरणों की 8 आइटम में से 5 आइटम के टेंडर फाइनल हुए हैं। आपको बता दें कि वेंडविड्थ के भी टेंडर फाइनल किए गए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी भी थी, और 92 करोड़ की कुल खरीद भी की गई है, और नेगोशिएशन के से 3 करोड़ की बचत भी होगी। आपको बता दें कि कमेटी की बैठक में पिछले दिनों में 1000 एकड़ जमीन की खरीद की गई है, जिससे ई भूमि पोर्टल को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। बीते दिन ही 2 जेलों के लिए जमीन की भी खरीद की गई थी। एससी कमीशन के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इससे उन्हें सब सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय उत्सव के मौके पर यह कोशिश भी की जा रही है कि पहले सिर्फ 22 जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम किए जाते थे, और इस बार इस उत्सव की संख्या 75 की गई है, जिसमें अलग अलग विद्यालयों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कमेटी की मीटिंग जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, उन पावर प्लांट्स में जो पोल्यूशन के कारण से जितना एमिशन धुएं का हो रहा था, उसके कारण से एक टाइमलाइन उसकी तय की गई थी। एनजीटी ने टाइमलाइन तय की थी, उसके कुछ ऑपरेटर्स है उसको खरीदना था, और साथ में कुछ बैंडविड्थ सर्विसेज, इसका भी एक महत्वपूर्ण टेंडर था। कुल 8 आइटम में से 5 आइटम्स का आज एक प्रकार से फाइनल हुए हैं टेंडर्स। जो बैंडविड्थ का था वो 21 उसकी कैटेगरीज थी, अलग अलग स्थानों पर। पंचकुला का अलग था, गुरुग्राम और फरीदाबाद का अलग था, और बाकी हरियाणा का एक अलग टेंडर था। तो तीनों जगह अलग अलग बैंडविड्थ 10 मेगाबाइट्स का, 20 मेगाबाइट्स, 50 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स, 1000 मेगाबाइट्स, तो ऐसे
अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी और कई उसमें मेडल्स थे। और इसी प्रकार से सभी जो 5 टेंडर्स हैं उसमें 92 करोड़ रुपए की परचेज एक बार की गई है, जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है, परचेज भी है, और जो नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत आज हुई है। कमेटी की मीटिंग तो कैथल के सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है, जिसके आदेश भी अब हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। अब कैथल का सरकारी मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम सरकारी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि करनाल में परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की थी। एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। तो फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित जिमखाना क्लब में आवास फाउंडेशन व रोटरी क्लब द्वारा शहर के 100 ठप बोरवेल को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान की शुरुआत करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हमें अधिक से अधिक भोजन संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। इस काम के लिए सरकार भी आगे आई है और इस वर्ष इस कार्य पर 11 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। शहर में बड़ी संख्या में बोरवेल हैं जो भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से ठप हो गए हैं और लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इसके लिए एक्सपर्ट एजेंसी तलाशने के लिए कहा गया। काफी तलाश करने पर सामने आया कि महाराष्ट्र में कुछ लोग थप्पड़ बोरवेल को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो रोटरी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और आवाज फाउंडेशन ने मिलकर एक नया कदम उठाया है, जिसके अंदर डेड बोरवेल्स को कैसे रिवाइव किया जाए और रिचार्ज पिट्स को दोबारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाए कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो और अलग अलग जो लेयर्स हैं उनसे वेरीफाई करके हम पानी को उन डेड बोरवेल्स में कलेक्ट कर पाए। टारगेट यही है कि 1000 बोरवेल्स फरीदाबाद के हम रिवाइव करें और रिवाइव कर घर तक जो पानी की सप्लाई है उसको बेहतर बनाना। व्यक्ति को पानी की किल्लत ना सहनी पड़े। तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने एक और गैंगस्टर का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया, तो वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने 4-8 मरला मॉडल टाउन में ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि निगम अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर ने अवैध रूप से ये संपत्ति बनाई थी और इसके लिए ना तो कोई बिल्डिंग प्लान पास करवाया गया था और ना ही कोई विभाग की अनुमति ही ली गई थी, जिसे नोटिस देने के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने गलत तरीके से ये कार्रवाई की। जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वो गैंगस्टर की संपत्ति नहीं है। हालांकि गैंगस्टर उनका रिश्तेदार अवश्य है, लेकिन संपत्ति का मालिक वो नहीं है। आपको बता दें कि गैंगस्टर बिंदर गुर्जर पर हत्या के प्रयास जैसे कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज है। कंप्लेंट मिली थी तो उसके उपरांत हमने 2 नोटिस दिए थे। इनकी तरफ से कोई हमारे पास लिखित में जवाब नहीं आया इनका नोटिस का, तो कार्रवाई ज्वाइंट कमीशन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या कहेंगे, गैंगस्टर की प्रॉपर्टी की क्या या फिर क्या हमारे सभी का बराबर जो भी इलीगल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें डेमोलिशन होते हैं। जी, जो भी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा ये सारी सरासर नाजायज है
इस पर पहले नोटिफिकेशन दी गई हमें कि ये सरकारी जमीन है, अवैध है, जिसपे हमने डेयरी की हुई है। मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करवाए जिसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी आपकी है और इस पे से डेयरी हटाई। हमने डेयरी हटा दी, उसके बावजूद इसको सील कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। फिर उसके बाद दोबारा बात करी तो उन्होंने कहा कि इसका कागज और दिखाइए कि तुमने ये बिल्डिंग प्लान बना रखा है, नहीं है, कुछ भी है। फिर भी उसके बावजूद इन्होंने डिमोलिशन कर दिया है। तो जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे और पूर्व मंत्री मांगीराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार के निधन पर शोक जताया। साथ ही उनके परिवार से मिलकर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जगदीश नंबरदार सुसाइड केस में परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। अजय चौटाला ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नफी सिंह राठी ने जगह जगह लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और लोगों को तंग भी किया जाता है। परिजनों ने भी अजय चौटाला से नफी सिंह राठी समेत अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर अजय चौटाला ने परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं महिला पहलवानों के शोषण पर अजय चौटाला का कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही दोषी पर कार्रवाई होगी। तो पूरे बहादुरगढ़ को पता है, सारी बात बाकायदा रिकॉर्डेड है। इससे बड़ा ही और घटना क्या हो सकती है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है परिवार की ओर से। गिरफ्तारी के लिए तो आज शहर भी बंद है, मेरे ख्याल में 2 घंटे बंद है। सर एक कंटिन्यू बात उठ रही है कि बीजेपी जेजेपी की साजिश है और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, रणवीर जी का भी नाम आ रहा है। मुझे एक साजिश में कैसे आप समझाओ ना, कैसे मरने वाला खुद सारी चीज डिक्लेयर करके तो झज्जर जिले के एडीसी ने परिवार पहचान पत्र को लेकर जानकारी दी। एडीसी सलोनी शर्मा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में सालाना आय को लेकर किसी भी जिलेवासी को किसी प्रकार का संशय है तो वो नजदीकी अटल सेवा केंद्र, सीएससी, लोकल ऑपरेटर खंड या एमसी कार्यालय और सरल केंद्र के माध्यम से अपनी ग्रीवेंस दर्ज करा सकता है। जिला प्रशासन की ओर से खंड एमसी कार्यालय में जेड क्रीम और सरल केंद्रों पर इस कार्य के लिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिले में पहले 84,922 राशन कार्ड बने, जो कि दिसंबर 2022 के 84,541 की तुलना 381 है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पीपीपी में इनकम की ग्रीवेंस दर्ज कराने का भी समय मिलेगा। इनकम की ग्रीवेंस के लिए नागरिक संसाधन विभाग की ओर से जिला में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा सरकार का जो मोस्ट रीसेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि रादर देन हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बीपीएल कार्ड्स, हमारा जो बीपीएल कार्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा कि 180 से जिसकी भी सालाना आय कम है उस परिवार को बीपीएल राशन कार्ड मिलेगा और उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऐसे में परिवार पहचान पत्र या फिर जो हमारा क्रेड है, हम बहुत समय से इनकम वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है, तो काफी फैमिलीज की इनकम अपनी वेरीफाई हो गई है। तो जिसकी भी 180 से ज्यादा वेरीफाइड है तो उसका ऑटोमेटिकली राशन कार्ड कटा है। और सिमिलरली अगर किसी की 180 से कम वेरीफाई हुई है और उसको किसी न किसी रीजन के चलते पहले कभी उसका राशन कार्ड नहीं बना तो उसको ऑटोमेटिकली उसका राशन कार्ड बना दिया। परिवार पहचान पत्र और जो भी अभी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट तो फरीदाबाद की सेक्टर 28 परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तत्वाधान से आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। साथ ही साथ तिंगांव के विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी व तमाम अधिकारीगण भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इनमें सबसे अधिक सुंदर पेंटिंग करने वाले से टॉप 10 विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर गांव के विधायक राजेश नागर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाएं आने वाली है और सभी विद्यार्थी इन परीक्षाओं को लेकर चिंता ना करें। परीक्षाओं के समय चिंतन बहुत जरूरी है। तनाव मुक्त होकर परीक्षाओं की तैयारी करें। जब से देश की बागडोर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से वो देश के तमाम बच्चों से परीक्षा से पहले चर्चा करते जी। इस बार भी 27 तारीख को जनवरी को वो पूरे देश के तमाम छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करें और उन्होंने इस परीक्षा पर चर्चा इसकी मन की बात में भी उन्होंने कई बार जिक्र किया है। प्रतिस्पर्धा ना समझे इसे, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा समझे इसे और आपको पारित तो 26 जनवरी की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन और मेट्रो ने एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त दिल्ली में जिनका रोजाना आना जाना रहता है उनको सफर में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यात्रियों का कहना है कि हमें मेट्रो प्रशासन का सहयोग करना होगा और वक्त से थोड़ा पहले निकलना होगा ताकि हम लेट ना हो और काम भी प्रभावित ना हो। लेकिन देश की सुरक्षा भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की तरफ से है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए भी दिक्कत है, डीएमआरसी के लिए भी, और लोगों को भी चाहिए कि वो टाइम से निकलें, थोड़ा पहले निकल जाएं, क्योंकि अभी सिक्योरिटी चेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है इन दिनों में। और डीएमआरसी की तरफ से है कि थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब मैन पावर हो जाए और एक्स्ट्रा मतलब जो चेकिंग होते हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा दिए जाएं तो वो बेटर रहेगा। हाँ, चेकिंग बढ़ गई है और जो मेजर स्टेशन है जैसे राजीव चौक हो गया या सिकंदरपुर हो गया या फिर जहाँ पे आपको मेट्रो चेंज करनी पड़ रही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से टाइम लग रहा है। काफ़ी लाइन भी काफ़ी लंबी लग रही है, तो देरी तो होने के चांसेस है, तो इसलिए हमें जल्दी ही निकलना पड़ रहा है। तो 26 जनवरी को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड में आ गया है। देश की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी ये लोगों का कहना है। आपको बता दें कि मेट्रो के रूट्स में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। 26 जनवरी वाले दिन मेट्रो लेट से चलेगी और इसलिए लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ा जल्दी ही निकलना होगा। ये फरीदाबाद की तस्वीरें आप मेट्रो की देख रही हैं और इस दौरान क्योंकि गणतंत्र दिवस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे होता है और मेट्रो भी थोड़ी देर से चलती है, अपने समय से थोड़ा विलंब होकर चलती है। ऐसे में लोगों को बताया गया है, मेट्रो की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों का भी कहना है कि गणतंत्र दिवस इसमें पुलिस प्रशासन को हमें सहयोग करना होगा क्योंकि सुरक्षा को लेकर पुलिस बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड पर होती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री शैलजा कुमारी के साथ राजधानी रायपुर के स्टेरी खेड़ी स्थित कल्पतरू रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने महिला समूहों द्वारा संचालित बेकरी यूनिट, सिलाई यूनिट, नर्सरी, सीएमटीसी, सोलर ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज, हर्बल गुलाल, चाक, फिनाइल, सोप और मिक्सचर यूनिट का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने वहां कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके जीवन में आए परिवर्तन की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से आग्रह कर उनके साथ
आग्रह करने पर उनके साथ सेल्फी भी ली है। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थे। तो कुमारी शैलजा के साथ भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। हम आपको ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। महिलाओं को भूपेश बघेल ने काफी प्रोत्साहित भी किया है। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें। कल्पतरू रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा। तो एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय विश्राम गृह में एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसमें बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी तर्ज पर अब हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से होनी है। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के प्रभारी आज पहुंचे हैं। उनके द्वारा बैठक भी ली गई और बताया गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जानी है। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और उनके उद्देश्य को पूरा करते हुए भी इस यात्रा को 26 जनवरी से आगे बढ़ाया जाएगा। हम जिले वार मोहल्ले हम सब यात्रा निकालेंगे और शासन की योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे बड़े भाई स्वरूप और इस कार्यक्रम में राजेश यादव जी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है, पहले वो चल भी रही है। उसी तर्ज में पीसीसी और एआईसीसी द्वारा हर ब्लॉक मुख्यालय में जो बीजेपी सरकार बीजेपी की जो नीतियां हैं कि भाई को भाई से अलग करना, उसी पे हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ना, दिल से दिल जोड़ना, इसकी यात्रा और साथ में भूपेश बघेल के विकास कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, उनके बनाए नीति, हमारे भूपेश सरकार के बनाए योजना, छत्तीसगढ़ में जो संचालित योजना है उसको बताना यह उद्देश्य है। हाथ जोड़ो या पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य दिल से दिल जोड़ो यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी जी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उसी प्रकार हम लोग भी इस नफरत के जो बाजार भाजपा द्वारा बोया जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है, उसे हटाकर दिल से दिल जोड़ो पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा द्वारा मनेंद्रगढ़ में पदस्थ प्रभारी अपर कलेक्टर व खंडगवा एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर पर लगाए गए आरोपों को मनेंद्रगढ़ कलेक्टर पीएस ध्रुव ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर नयनतारा सिंह तोमर नवगठित जिले में नियमानुसार पदस्थ हैं, उनकी नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता नियम कायदों को पढ़े बिना बेवजह आरोप प्रशासन पर लगा रही है। एसडीएम के साथ साथ अपर कलेक्टर का प्रभार नयनतारा सिंह तोमर को सौंपे जाने पर कलेक्टर पीएस ध्रुव ने कहा कि नए जिले के अभी अपर कलेक्टर की पदस्थापना नहीं की गई। वरिष्ठता के आधार पर संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर को अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर मनेंद्रगढ़ के द्वारा असंवैधानिक तरीके से कोरिया जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर नयनतारा सिंह तोमर को मनेंद्रगढ़ जिले में रखकर कार्य कराया जा रहा है। और बहुत ही हास्यप्रद बात है कि एक संयुक्त कलेक्टर जो मनेंद्रगढ़ में लगभग सभी प्रमुख विभागों का प्रभार उनके पास है, साथ ही साथ खड़गमा के अनुविभागीय अधिकारी का भी प्रभार उनके पास है। और भी ऐसी जानकारी आ रही है कि उनको और भी तरीके से लाभान्वित करने के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन को पत्र लिखकर उनको कुछ और भी अतिरिक्त प्रभार वहां से देने के लिए मांग की है। को उसी जिला का पदस्थापना माना जाए, मूल जिला के लिए वापस न किया जाए। उस आधार पर नयनतारा सिंह तोमर जो संयुक्त कलेक्टर है उसको काम लिया जा रहा है और उसको अनुभागीय अधिकारी खड़गवां के रूप में
पदस्थ किए गए। साथ ही जिला कार्यालय के कुछ शाखाओं का प्रभार अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में उसको सौंपा गया है, ताकि जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का कार्य संपादन में तेजी आ जाए और लोगों का जो काम है उसका शीघ्रता से निराकरण हो सके। तो छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के द्वारा सरकार को पुनः चेताने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं करने पर आज पुनः प्रदेश स्तरीय आह्वान पर केसकाल रावणभाट मैदान में 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। रसोइया संघ के प्रदेश सचिव ने बताया कि रसोइया संघ पिछले 4 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल लगभग 61 दिन से कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रमुख मांग थी। रसोइया को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए और रसोइयों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। रसोइयों को बिना कारण के काम से बाहर निकाल दिया जाता है और उस पर भी तुरंत रोक लगाई जाए। हम लोग केसकाल ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय बैठक रखा गया है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि यहाँ फैसला करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग आज 1995 से हम स्कूल में रसोई काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग को आज केवल महीने को 1500 रुपये ही मिल रहा है। तो इसी के दौरान हम लोगों ने 61 दिन तक के अभी 4 सितंबर से हड़ताल किए, लेकिन उसके पश्चात भी आज शासन हम लोग के भविष्य के बारे में, हमारी मांग के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।